एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे भारत बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है भारत में राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद। ठीक, जिसका अध्याय 10वां अध्याय आज हम पढ़ेंगे गांधी और जन आंदोलन। ठीक है, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले टाइप में आप इसमें देखेंगे कि एग्जामिनर पूछता है कि भारत में किन परिस्थितियों में या किन कारणों से गांधी जी का उदय हुआ, किन मतलब एक करिश्माई नेता के रूप में भारत में उभरे। या पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर इसमें कि महात्मा गांधी का उदय का क्या कारण रहा है भारत में, एक जन आंदोलनकारी के रूप में महात्मा गांधी की छवि को बताइए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन होता है। दूसरे क्वेश्चनों में इन तीनों आंदोलनों में से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, या कभी कभी एग्जामिनर क्या कहता है, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा उदय के बारे में पूछ के सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन को मिक्स करके पूछ लेगा। ठीक है, ये 3 ही 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। या तो गांधी जी के उदय के बारे में पूछेगा, या सविनय अवज्ञा, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में ही एग्जामिनर इसमें पूछता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लो आप। इस एग्जाम में जो आएगा आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, परिचय जिसे आप कहोगे। इसमें आप इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे और अंतिम चरणों को महात्मा गांधी का चरण माना जाता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, मतलब गांधी जी से पहले भी चले और गांधी जी के बाद में भी चले आंदोलन चले। जो गांधी जी का वो चरण था वो अंतिम चरणों को गांधी जी का चरण माना जाता है। यानी तीसरा जो चरण था आंदोलन का, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का जो चरण माना जाता है, वो तीसरा महात्मा गांधी के नाम पे रहा है। ठीक है, ये वह युग था जब समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी संख्या में महात्मा गांधी के साथ जुड़े लोग आए, महात्मा गांधी का सपोर्ट किया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना विद्रोह चालू रखा। ठीक है, अ, इस प्रकार लोकप्रिय जन आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को दुनिया के सबसे बड़े संघर्ष के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत को आज़ादी दिलाई, ब्रिटिश द्वारा जो शोषण किए जा रहे थे उनसे आज़ादी दिलाई। ठीक, इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के पहले नेता थे जिनके साथ जनता ने सबसे अधिक जुड़ाव महसूस किया। अधिक से अधिक अधिकतर भारत महात्मा गांधी के साथ खड़ा रहा। ठीक, और एक आम आदमी की तरह जीवन जीने का एक सरल तरीका उसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था। मतलब कि महात्मा गांधी जो थे वो एक जीवन, सादा जीवन गरीबों की तरह जीते थे। मतलब जीना सरल तरीका था उनका, एकदम साधारण सिंपल तरीके से रहना, धोती पहनना। ठीक है ना, खादी कपड़े का इस्तेमाल करना, यही करते थे। सबसे जीवन साधारण जीवन आप कह सकते थे। और उस साथ ही वह गरीब भारत और उसके राष्ट्रीय भारत के प्रतीक के रूप में उभरे। ठीक है, बिल्कुल एक प्रतीक के रूप में। गरीब अपना देश जब ब्रिटिश शासन के उसमें था, तो ब्रिटिशों ने एकदम बिल्कुल पूरी तरह हमें गरीब बना के रखा। इसकी वजह से वो एक गरीब नेता के रूप में उभरे, उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उभरने के शुरू किया। महात्मा गांधी दिल के सबसे करीब 3 कारण थे। मतलब ऐसे 3 कारण थे जो महात्मा गांधी के दिल के करीब थे, जो वो चाहते थे कि ये भारत में खत्म होना चाहिए। जैसे हिंदू मुस्लिम एकता पे बल देना चाहिए, दुश्मनी को खत्म करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर एकता रहेगी तभी हम उपनिवेशवाद यानी अंग्रेजों से लड़ के अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। और दूसरा इसमें एक था अस्पृश्यता के खिलाफ की लड़ाई। मतलब ऐसे अस्पृश्य छुआछूत आप मान सकते हैं, मतलब कोई किसी को टच नहीं करता था। जो वर्ण जाति व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मण अपने आप को उच्च समझते थे। मतलब एक गिलास में पानी नहीं पी सकते, एक घड़े से पानी नहीं। आपने जब अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो आदि आप ये समझ आएंगे। ठीक है, अभी आप महात्मा गांधी पे ही रहें। ठीक है, उसके खिलाफ, क्योंकि अगर अस्पृश्यता ही रही तो लोग जन मतलब आंदोलन कैसे करेंगे एक साथ इकट्ठा होके। ठीक है, भारतीय समाज में महिलाओं के जो स्तर को ऊंचा उठाया। मतलब जो भारतीय समाज में रूढ़िवादी जो सोच थी उसको खत्म किया, और भारतीय महिला जो थी उनके स्तर को ऊंचा उठाया। स्तर जो था उनका, मतलब उनको शिक्षा दिलाने में, पढ़ाई लिखाई में इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब देश के आंदोलन में जो सहयोग कर सके उनमें प्रेरित किया उन्होंने। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका बनता है महात्मा गांधी का उदय। ठीक है ना, महात्मा गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1889 में पोरबंदर गुजरात में होता है। उन्होंने ब्रिटिश में अपनी शिक्षा पूरी की और फिर कानून का अभ्यास करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। एजुकेशन ली, लॉ की डिग्री लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने लॉ की डिग्री वहाँ से की थी, और एक करिश्माई नेता थे। मतलब एक व्यक्तित्व वाले नेता थे। उन्होंने राष्ट्रीय अफ्रीका उपनिवेशवाद में, यानी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशवाद में
उपनिवेशों में भारत के साथ जो भारतीय रहते थे उनके साथ होने वाले जो नस्लीय अन्याय और भेदभाव के खिलाफ जमकर विरोध किया। उन्होंने उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है भारतीयों के साथ। वहाँ जाके उन्होंने बहुत जमकर विरोध किया इसका, कि इसका ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय अत्यधिक वर्गीकरण और नस्लीय व्यवहार से पीड़ित थे। उन्होंने वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया गया था, यानी वो वोट नहीं दे सकते थे। उन्हें भीड़ भाड़ और बहुत गंदे स्थानों पर रहने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने करों का भुगतान करना पड़ा था और रात के 9 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। इन मुद्दों से निपटने के लिए गांधी दक्षिण अफ्रीका में अधिकारियों के साथ जुड़ने की कोशिश की, ताकि उन्हें भारतीयों को स्थिति के अच्छी तरह से वकाया कराया जाए, मतलब महसूस कराया जा सके, दिखाया जा सके कि भारतीय लोगों की स्थिति कैसी है। ठीक है, ये महात्मा गांधी के उदय का ही पार्ट है। ठीक है, आप ऐसा लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी को उदय या आता है क्वेश्चन तो ठीक है। एक सच्चे सत्याग्रही के आदर्श क्या रहे हैं? ठीक है, महात्मा गांधी सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है, एक सच्चे सत्याग्रही। सत्याग्रही मतलब सत्य के रास्ते पे चलने वाला। ठीक, गांधी हेनरी डेविड थियोरो और जॉन रिकिन जैसे कई पश्चिमी विचारकों से प्रेरित थे वो, और वैष्णव धर्म और जैन धर्म के सम्मान से प्रभावित थे वो। ठीक है ना, इनका महात्मा गांधी का देखो कैसे उदय हो रहा है। ठीक है, उद्भव और विकास कैसे हो रहा है भारत की साइड में आते आते। ठीक है, उनके विचार सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित थे, और सत्य और अहिंसाकारी बनने के लिए, सत्याग्रही बनने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें पहली बात बताते हैं, सच्चा सत्याग्रही हमेशा सच्चा और शांतिपूर्ण होना चाहिए, और साथ ही किसी भी गलत कार्य के अधीन नहीं होना चाहिए। ऐसी बात करते हैं महात्मा गांधी, और उसे सहयोग और बहिष्कार के सिद्धांत के अनुसार काम करना चाहिए एक सच्चे सत्याग्रही को। ठीक है, उन्हें किसी भी हिंसक तरीकों का पालन करने के बजाय करों का भुगतान ना करने और सट्टा लिख गया, सत्ता की स्थिति को कम करने जैसे प्रतिरोध का विरोध के माध्यम से निष्क्रिय तरीकों को अपनाना चाहिए इसमें। ठीक है, हर किसी को बुरे काम करने वाले के लिए हद में कोई नफरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके दिल में उसके लिए प्यार करुणा होनी चाहिए। अहिंसा और शांति के तकनीकी का प्रयोग करके पूर्ण परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, किसी को भी बुराई के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। महात्मा गांधी के विचार थे, वो कहते थे एक सच्चे सत्याग्रही में ये लक्षण होने चाहिए। ठीक है, अब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट आए। इस समय तक दक्षिण अफ्रीका में उनके प्रयासों को दुनिया भर में अच्छी तरह से जाना था। ठीक है, जाने लगा था, प्रसिद्ध हो गए थे वहाँ दक्षिण अफ्रीका में वो। लेकिन ये केवल शिक्षित जनता के बीच सीमित था। गांधी आम जनता की शक्ति में विश्वास करते थे, मतलब वो चाहते थे कि वो जो आम जनता है उसमें विश्वास रखा जाए। वो लोग भरोसा कैसे किए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उन्हीं तक का इनका आंदोलन था, और वो चाहते थे कि भारत में जो आंदोलन चलाया जाए वो परफेक्टली हो, ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे सब मुझे जाने, पढ़े से लेकर अनपढ़ तक के सभी साथ रहे। ठीक, उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सभी भारतीयों को एकजुट करने के पहले जमीनी स्तर पर स्थिति को समझना महत्वपूर्ण था। उन्होंने प्रयासों के माध्यम से सेवक गरीब लोगों के बीच पैदा हुई खाई को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भारत आम जनता अलग अलग महसूस कर रही थी, और इसकी सबके लिए सबको आम आदमी जुड़ना चाहते थे। वो एक आम आदमी की तरह लोगों के साथ मिलके जुड़ना चाहते थे और आंदोलन अपना चलाना चाहते थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में जब हुआ, महात्मा गांधी ने शुरू किया। चंपारण सत्याग्रह को भारत के शुरू होने का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। चंपारण के किसान जो नील थे, मतलब कि जो चंपारण में किसान रहते थे वो नील की खेती करते थे, उस पे ये आंदोलन बेस्ड था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, जो नील के बागवान में काम कर रहे थे उनकी ब्रिटिश बागवान मालिकों द्वारा शोषण किया जा रहा था, और कम कीमत पे अधिकतर काम करवाया जाता था। इसे तीन कठिया प्रणाली आप कह सकते हैं, कहा जाता है। किसानों को अपनी कुल भूमि में से, मतलब 20/3, अगर 20 है तो उसमें 3 हिस्सा नील की खेती होगी, उगाई जाएगी। उनके मजबूर किया जाता था, मजबूर किया जाता था, मजबूरी का फ़ायदा उठा के नील की खेती कराते थे, जिससे ज़मीन एकदम बेकार हो जाती थी। ठीक है, और अच्छी फसलें नहीं हो पाती थी, और इसे बागान मालिकों को उसकी पसंद की कीमत पर नहीं बेचा जाता था। मतलब जो किसान चाहता था कि मैं अपनी पसंद की कीमतों पे इन चीज़ों को बेचूं, लेकिन वो नहीं हो पाता था। तो उससे क्या होने लगा, ये जो किसान किसान अपनी फसल बागान मालिकों के
मतलब वो कहते थे कि 2 रुपए की है तो 2 रुपए की ही अपना बेचना पड़ता था, ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, ठीक है। बल्कि बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था इन्हें, ठीक है। गांधी चंपारण पहुंचे और किसानों से ही एक राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किसानों की स्थिति की जानकारी ली। यानी जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं तो वहां पे किसानों से ही बात करते हैं। उसमें से एक बंदा होता है जो राजकुमार शुक्ल होता है, जिनका नाम, उन्होंने किसानों की स्थिति की जानकारी के लिए हस्तक्षेप ना कर गरीब किसान के मन में डर को दूर करने की मदद की, जो ब्रिटिश अधिकारियों को यूरोपीय बनाम मालिकों के खिलाफ खड़ा किया और कहा कि ये इनके खिलाफ खड़े हो ताकि आपको अच्छी कीमतें मिल सकें। ये राजकुमार शुक्ल वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि आप इन किसानों की स्थिति को जानने के लिए उनके साथ जुड़ें और उनकी स्थिति देखें, ठीक है। अब आता है अहमदाबाद का मील हड़ताल, जो 1918 में हुआ था। मजदूर हड़ताल थी एक तरह से, अहमदाबाद मील हड़ताल 1918। ये दूसरा आंदोलन था जिसका गांधी ने खुद का हिस्सा बनाया। इस आंदोलन में गांधी ने अहमदाबाद में मजदूरों और मिल मालिकों के बीच जो विवाद या तथा लड़ाई जो चल रही थी को उसको सुलझाने की उन्होंने मजदूरों को सत्याग्रह तकनीक का प्रयोग करके मजदूरी को 35% बढ़ाने की मांग कर सलाह दी कि आप ऐसा करें, आंदोलन में ये कहें कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाए 35%, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में फिर आता है, होता है। इस आंदोलन में गांधी ने क्या किया, किसानों को कहा कि वह फसल की हानि के कारण जो हो रहा था, मतलब पहले क्या होता था, जो फसल चाहे नुकसान हो जाए, चाहे जल जाए, जो कुछ भी हो जाए, ठीक है, उसमें तब भी अब अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, कर देना पड़ता था। तो खेड़ा सत्याग्रह में जो 1918 में हुआ, वहां महात्मा गांधी ने किसानों को कहा कि वह फसल की जो हानि होगी उसके कारण जो टैक्स नहीं देना है उन्हें, मतलब जो टैक्स लेते हैं उन्हें नहीं देना। इस प्रयासों के बाद जो क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार जो अधिकारी थे उन्होंने मतलब टैक्स लेना ही बंद कर दिया। अधिकारियों ने अंत में कर लेना ही मना कर दिया, लेकिन फैसला किया और सभी जब्त संपत्ति उन्हें वापस दे दी। यानी जो किसानों की जो टैक्स नहीं दे पा रहे थे उनकी जो संपत्ति थी उनको भी वापस कर दिया, अब टैक्स नहीं लिया गया था, ठीक है। रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार। अब जलियांवाले बाग में आप जो जानते हो जनरल डायर जिन्होंने गोलियां मार दी थी लोगों को, ठीक है, अधिकतर लोग मारे गए। इस पे आपको इसमें लिखना था, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोग पर ब्रिगेडियर जनरल डेगिनलॉल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिनमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिला और बच्चे मारे गए थे, ठीक है ना। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, ठीक है ना, 1919, जिसे रॉलेट एक्ट या काला कानून भी कहा जाना जाता है, को 10 मार्च 19 को पारित किया गया था। सरकार को किसी व्यक्ति को जो देश विद्रोह गतिविधियों में लिप्त था, जिसमें देशव्यापी शांति फैलाने के डर था, बिना मुकदमा चलाए कैद करने का अधिकार मिल गया था, जिसके कारण जनरल डायर ने लोगों को गोली मरवा दी, ये कह के कि ये देशद्रोह इकट्ठे होकर देशद्रोह के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका यही खत्म हो जाता है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, खिलाफत और असहयोग आंदोलन क्या रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन आप लिख लें और निष्कर्ष आप बाद में नीचे दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है इस पे, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। जन आंदोलन वर्ष 1919 से 1922 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करते हुए खिलाफत और असहयोग दोनों जन आंदोलन आयोजित किए गए। यानी ठीक, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 के बीच में आयोजित किए गए। दोनों की आंदोलनों में विभिन्न विभिन्न मुद्दे होने के बावजूद अहिंसा और असहयोग एक एकीकृत योजना का अपनाया गया, ठीक है ना। दोनों में भले ही मुद्दे अलग थे लेकिन अहिंसा और असहयोग को ही एकीकृत योजना अपनाया गया, ठीक। इस अवधि में कॉर्नेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण देखा गया। इन दोनों पार्टियों ने संयुक्त प्रयास के तहत कई राजनीतिक प्रदर्शन आयोजित किए गए। आंदोलन के कारण क्या रहे, निम्नलिखित कारणों में दो आंदोलन की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य किया। पहला, सरकार की क्रूरतापूर्ण कार्य, यानी जो रोलेट एक्ट था वो पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने विदेशी शासकों के क्रूर और अभ्यास चेहरे को उजागर करने का कार्य किया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद पंजाब में हो रहे अत्याचारों की जांच हेतु गठित हंटर आयोग की पक्षतापूर्ण रिपोर्ट दी गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी ब्रिटिश संसद आप जिसे कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी ब्रिटिश संसद के में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर जनरल डायर की कार्यवाही को उचित ठहराया जाना, ठीक है। असंतुष्ट भारतीय, ठीक,
क्या थे असंतुष्ट भारत। द्वैध शासन के अपनी क्रूरता योजना के साथ मॉन्टेस्क्यू जेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, मैनचेस्क्यू जेम्सफोर्ड, ठीक है, भारतीय की स्वशासन की बढ़ती मांग को पूरा करने का विफल रहे, ठीक है। आर्थिक कठिनाइयां क्या रही हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति, विशेष वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई, भारतीय उद्योगों के उत्पादन में कमी, करों और किराने के बोझ इसमें वृद्धि के मदद के साथ खतरनाक हो गई, ठीक है। समाज के लगभग सभी वर्गों के युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसमें लोग ब्रिटिश विरोध रवैये का मजबूर हो गए। अब खिलाफत के मुद्दा क्या रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ तुर्की का संगठन, भारतीय सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता खिलाफत मानते थे इसमें, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ गठन किया था, ठीक। इसमें ठीक, खिलाफत और असहयोग आंदोलन में भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण तो आपने देख लिया कि तुर्की में खिलाफत पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 1919 में क्या हुआ, दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय जो खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, ठीक है ना, अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शौकत अली, मोहम्मद अली थे, ठीक है। 1920 में भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को CR दत्ता ने प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या चिरंतन दास ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था। ये प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है, ठीक है। स्वराज्य का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय ही दिया था कि स्वराज्य का जो नारा था, जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के ही द्वारा दिया था, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, यानी जो उपाधि मिली थी उन्हें, उन्होंने त्याग दिया, केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। और वर्ष 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता को रखा गया, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया। असहयोग आंदोलन के प्रथम जन आंदोलन बनाया गया, ठीक है। सहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के खिलाफ ये निकृष्ट बर्बादी का टैग बता दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद संतुष्ट भारतीय मुसलमान जो थे उनको संतुष्ट किया गया कि मतलब एकता पे लाया गया। जो असंतुष्ट थे भारतीय मुसलमान, उनको एकता पे लाया गया। भारतीय मुसलमान ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व के प्रथम सरकार का समर्थन किया। तुर्क जो साम्राज्य के पवित्र स्थान में खलीफा को दे दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया था खलीफा के उसको, ठीक है। इसमें हालांकि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य विभाजित हो गया, तो तुर्कियों ने अलग कर दिया गया और खिलाफत को सत्ता को हटा दिया गया। यानी जो खिलाफत था उसको तुर्कों ने पद को ही इंग्लैंड से समाप्त कर दिया था पूरी तरह। इसमें मुस्लिम नाराज हो गए और जिसे खिलाफत का अपना अपमान माना। अली भाई शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी इन्होंने, ठीक है। आप एक बात याद रखना कि अली भाइयों ने, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। और वर्ष 1919 से 1924 के मध्य जो आंदोलन हुआ ये, उसमें खिलाफत जो समिति थी उसमें 1919 की जो शुरुआत में अली बंधुओं यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हर्षद मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया, ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्कों को अपनी रैयत बदलने हेतु मजबूर कर दिया जाए, ठीक है। इस प्रकार देशव्यापी आंदोलन हेतु एक व्यापक निर्धारित किया गया। नवंबर 1919 में जब दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया, तो इसमें ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया, यानी जो ब्रिटिश सामान है उसको बहिष्कार कर दिया जाए, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो विदेशी जो वस्तुओं को जलाओगे, जो बहिष्कार कर रहे हो, उसको महात्मा गांधी को लिखा कि यह निदृष्ट बर्बादी है, बेकार की बर्बादी, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, ये रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं उसमें, ठीक। भारतीय मुसलमानों की मांगे, भारत में मुसलमानों ने अंग्रेजों से निम्नलिखित मांगे की उन्होंने, ठीक है। उन्होंने ये मांग की कि मुस्लिम पवित्र स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बरकरार रखा जाना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रीय व्यवस्था के बाद खलीफा को प्राप्त क्षेत्र दिया जाना चाहिए।
कांग्रेस का प्रारंभिक रुख खिलाफत आंदोलन की सफल बनाने हेतु कांग्रेस का सहयोग आवश्यक होगा। हालांकि महात्मा गांधी खिलाफत के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और सहयोग शुरू करने के पक्ष में थे, लेकिन जो क्या होता है कि इसमें कांग्रेस इस तरह की राजनीतिक कार्यवाही पर एकजुट नहीं थी, बिल्कुल अलग होने की मांग पे थी। ठीक है, एकजुट नहीं थी। बाद में कांग्रेस ने अपनी समर्थक देने का इच्छा जाहिर की, क्योंकि ये हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने और जन आंदोलन की मुस्लिम भागीदारी में शामिल करने का एक सुनहरा अवसर था, इसलिए उनको फायदा दिखा इसमें। ठीक। अब मुस्लिम लीग ने भी राजनीतिक सवालों पर कांग्रेस और उसके आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने को फैसला किया था। महात्मा गांधी आंदोलन की शुरुआत असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी की एक शुरुआत थी। ठीक है ना, ये भारत में पहली शुरुआत थी। वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए तथा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद में किसानों को मजदूरों में विरोध प्रदर्शन का आयोजन करना शुरू कर दिया और बोला कि ये इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उनको ख़त्म करना चाहिए। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत जलियांवाला बाग जो हत्याकांड में दमनकारी कार्यवाही और उचित ना होने पर गण्यमान्वित थी, ना कहा कि राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि में और भविष्य में गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु एकमात्र प्रभावी साधन स्वराज्य की स्थापना है। ठीक है ना, वो मानते हैं, इसलिए असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन चलाए गए। ठीक है, नतीजा क्या निकला? 1 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी गई। ठीक है, आज से असहयोग आंदोलन शुरू। इसमें आंदोलन के समर्थन में शुरू किया गया था। आंदोलन के दौरान अहिंसा के संदेश का प्रयास आंदोलन, ठीक है, अहिंसा के जो संदेश है उसका प्रयास किया जाए। हिंसा नहीं करनी है, मार धाड़ पीट झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं करना, अहिंसा का संदेश का प्रसार करो कि अहिंसा से ही आज़ादी मिल जाए। आंदोलन का की घोषणा के दिन लाखों देशवासियों ने गांधी को समर्थन किया देने और सरकार के प्रतिरोध का प्रदर्शन करते हुए कोई कार्य नहीं किया। गांधी जी ने अली बंधुओं के साथ राष्ट्रीय एकता का प्रसार करने और सरकार के साथ असहयोग करने का प्रचार करने में व्यापक दौर किए इसमें। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश उपाधियों और वस्तुओं का बहिष्कार, यानी जो ब्रिटिश वस्तुएं बनाई गई थी, जो बहिष्कार थे, कपड़े थे, उन सबको बहिष्कार कर दिया गया। असहयोग के कारक में ब्रिटिश उपाधियों और सम्मानों का भी बहिष्कार कर दिया। ब्रिटिश न्यायालयों और विधायिकाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, सिर्फ स्वदेशी के वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाने गया। खद्दी चरखा चलाओ, खद्दी बनाओ और अपना पहनो, कपड़ा बनाया गया। ठीक है, लोगों द्वारा विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया, जिसके कारण वर्ष 1920 और 1922 के मध्य विदेशी कपड़े का आयात में भारी गिरावट आई। ठीक है, इसमें स्वदेशी का प्रचार बहिष्कार ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया। विशेष रूप से हाथ की कलाई, चरखा द्वारा और हाथ से बुनाई, खादी वस्तुओं का प्रयोग को बढ़ावा दिया, यानी घरेलू छोटी सी इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा दिया गया, जो स्वदेशी हों, अपने देश की हों। अस्पृश्यता को दूर करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किए गए। मापद पेय पदार्थों का बहिष्कार किया गया, यानी जो दारू शराब सिगरेट जो जो बेकार वस्तुएं थी उनको बहिष्कार किया गया। चरखा एक महत्वपूर्ण घरेलू सामान बन गया, एक सामान बन गया था इसमें। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सी राजा को पाली, वल्लभ भाई पटेल, गोबंधु दास, गजब खान, ठीक है, गजमल खान, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे विख्यात व्यक्ति ने आंदोलन को भाग लिया। इन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया, उन्होंने वर्चस्व को मतलब भाग लिया बढ़ चढ़ के। मोतीलाल नेहरू और चिरंतन दास भी अपनी कानूनी पेश छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन को वापस लेना क्यों पड़ा, मतलब ये समाप्ति क्यों हुआ? क्योंकि चौरी चौरा में क्या हुआ, स्थान पर भीड़ ने थाने के पुलिसकर्मियों को मध्य हुए संघर्ष के बाद हिंसक भीड़ द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को बेरहमी से हत्या कर दिया, यानी जिंदा जला दिया था पुलिस स्टेशन में, गोरखपुर में ये चौरी चौरा है। ठीक है, ये चौरी चौरा एक गोरखपुर में है, जो आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जिले में है। ठीक है, इस खबर ने गांधी को बहुत कमजोर कर दिया। आंदोलन में तेजी से बढ़ती हिंसा के प्रवृत्ति ने नाखुश होकर उन्हें तुरंत आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी हिंसा नहीं चाहते थे, अहिंसा चाहते, मतलब हिंसा ना हो। ठीक है,
अपना प्यार से मामला निपट जाए। हालांकि CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू सहित अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन को वापस लेने के गांधी के फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त की, ठीक है ना। और फिर आता है मार्च 1922 में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 6 माह के कारावास की सजा सुना दी गई। यह क्वेश्चन आपको यहीं खत्म होता है। अब आता है अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ये आंदोलन रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन के बारे में ये अगला क्वेश्चन है, यानी ये तीसरा क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें आप एक मोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आपको। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन में जो कार्यकारी कमेटी की सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, यानी जो लाहौर में एक कमेटी बनाई गई सविनय अवज्ञा आंदोलन कमेटी, जिसे लाहौर अधिवेशन कार्यकारी कमेटी कहा गया, ठीक है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में दाड़ी यानी दांडी जिसे कहते हैं आप, गुजरात से में हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, दांडी से, ठीक है, दांडी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ 22 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च यात्रा भी कह देते हैं कभी कभी एग्जामिनर, ठीक है। आप इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा। इसे नमक सत्याग्रह के समय गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान अब्बास तैयाबाजी ने ले लिया। गांधी जी ने बेबस मिलर या विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। महात्मा गांधी धारासाना नामक गोदान पर जो कांग्रेस कार्यकारी के थावे के समय यातवार जेल में थे। वर्ष 1930 में क्या हुआ, गांधी जी स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। ऐसे आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है, ऐसा ही आप लिखना चाहेंगे लिखेंगे, ठीक है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में आप की शुरुआत दांडी मार्च से हुई, आप तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। दांडी मार्च मोहन करमचंद गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ अहिंसक आंदोलन था, ठीक है। अब आता है ये नमक पर ब्रिटिशों का अधिकार के खिलाफ शुरू हुआ अहिंसा विरोध प्रदर्शन आंदोलन था। इसमें गांधी और उनके समर्थकों ने समुद्र जल में नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया, ठीक है। ऐसी बात की गई नमक बनाने के उसमें। इस दौरान दांडी में हजारों लोगों ने उसका अनुसरण किया और बम्बई एवं कराची के तटीय शहरों से भारतीय राष्ट्रवादियों के नमक बनाने के नेतृत्व किया गया और बोला गया कि इसमें अब हम ये कानूनों का जो अंग्रेजों का कानून है नमक ना बनाने का, उसको तोड़ के हम नमक बनाएंगे। नमक कानून तोड़ने के एक दृश्य से संबंधित अवज्ञा आंदोलन शुरू की गई, ठीक है ना। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी नमक सत्याग्रह के कारण हुई थी, जिसमें नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार के नियंत्रण के कारण शुरू किया गया था। इस दौरान कानून इतने सख्त थे कि अगर कोई रेत पर पड़ा एक मुट्ठी समुद्री नमक भी उठा लेता था तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, वर्ष 1928 के साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल ना होने और क्रांतिकारी को गैर कानूनी गिरफ्तारी के कारण भी जनता के बीच राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी थी। इस तनावपूर्ण स्थिति के अवलोकन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रस्तुत हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व में किया गया था इस आंदोलन को। इस आंदोलन में हुआ महात्मा गांधी की जो शुरुआत गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा से जोड़ दिया गया था। गांधी तथा सामवर्ती आश्रम से साबरमती आश्रम के 78 अन्य सदस्यों और 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद से 241 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव के लिए यात्रा आरंभ की, जो मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बता दिया है। यात्रा आरंभ होने के बाद 6 अप्रैल 19 को दांडी पहुंचते हैं, ठीक है। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने नमक कानून तोड़ा। इस समय नमक पर सरकार का एकाधिकार होता था और साथ ही इसी वजह से किसी के द्वारा नमक बनाना और कानून मानना बात बराबर थी, यानी गैर कानूनी माना जाता था। यानी अगर कोई
नमक भी अगर बनाना खुद से चाहे तो उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। देश विद्रोही तो उस पर चार्जेस लगा दिए, टैक्स लगा दिए जाते थे हर कई प्रकार के। गांधी जी ने इस कानून की अवज्ञा करते हुए, ठीक है ना, अवज्ञा करते हुए समुद्र के जल का वाशीकरण करके बने हुए इस नमक को अपनी मुट्ठी में उठा लिया तथा सरकार के बने हुए नमक कानून को तोड़ा। भारत में जमींदारी व्यवस्था के बारे में जाने, सॉरी ये गलत लिख गया है, दूसरे से टैक्स हो गया ये। प्रारंभ करने का उद्देश्य यह था कि गांधी चाहते थे कि सरकार जो था, सरकार विनिमय की दर को घटाए। ठीक है ना, इस आंदोलन का क्या उद्देश्य रहा है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि जो सरकार है वो विनिमय दर को घटा दे, पूर्ण नशाबंदी लागू की जाए, ठीक है ना, दारू शराब सब बंद, नमक कर समाप्त कर दे, जो नमक पे टैक्स लग रहा था उसको समाप्त कर दे, भूमि राजस्व कम कर दे, यानी जो भूमि पे राजस्व लिया जाता था, टैक्स लिया जा रहा है उसको कम कर दे, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो, कपड़ों का आयात कम हो और निर्यात ज़्यादा हो। लेकिन वायसराय ने गांधी जी की इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। इस कारण गांधी ने योजना अनुसार सविनय आंदोलन आरंभ कर दिया कि भाई अब हम आंदोलन करेंगे। गांधी द्वारा नमक कानून को तोड़ने के बाद ही संपूर्ण भारत देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार शुरू हो गया कि इस आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद नमक बनाने की घटना पूरे देश में घटित होने लगी। लोगों के द्वारा नमक को बनाना सरकारी अवज्ञा का प्रतीक माना जाने लगा। ठीक है, इस आंदोलन के चलते सी आर गोपालाचारी ने तमिलनाडु में दांडी मार्च जैसे ही एक मार्च का आयोजन किया, जिस आयोजन तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक सी राजागोपालाचार्य ने किया था। सरोजनी नायडू जो कांग्रेस के अध्यक्ष होने के साथ एक प्रसिद्ध कवित्री थी, उन्होंने सरकार के धरसाना यानी जो गुजरात में है वो स्थित अहिंसक सत्याग्रही के द्वारा नमक की कारखाने में मार्च का नेतृत्व किया उन्होंने। ठीक है, अलग अलग जगह देश में आंदोलन शुरू हो गए। इस आंदोलन के चलते सरकार ने लोगों के ऊपर हिंसात्मक तरीके से लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, लोगों अंग्रेज मारने लगे लोगों को, जिससे लगभग 300 से अधिक लोग घायल हो गए, जो 2 लोगों की मृत्यु हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विदेशी वस्तु का बहिष्कार तथा लोगों के द्वारा हड़ताल की गई। लोगों ने सरकार को कर देने से मना कर दिया, ठीक है, हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे। इन आंदोलन में लाखों लोगों के साथ महिलाओं ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के संख्या में भाग लिया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक 1930 लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिस आयोजन का प्रमुख कारण क्या था कि आयोग के द्वारा प्रस्तावित सुधार पर विचार करना था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में देश में कई सारे नेता शामिल नहीं हुए, इस कारण इस सम्मेलन का कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पाया। और उस समय क्या हुआ, देश को स्वतंत्र कराने के लिए कांग्रेस बहुत संघर्ष कर रही थी। ब्रिटिश सरकार ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि जो कांग्रेस के सहयोग के बिना किसी भी प्रकार का संविधान में बदलाव भारतीय जनता के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए वो कांग्रेस को टारगेट किया उन्होंने। ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों को भगाओ इस इंडिया से। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया महात्मा गांधी ने। अब भारत छोड़ो आंदोलन में, अब भारत छोड़ो आंदोलन में आप थोड़ा मोटा बात जान लें। भारत छोड़ो आंदोलन में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा की मार्च 1942 में की गई। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान थे, ठीक है ना, इस प्रावधान में क्या था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, यानी भारत के स्वशासन स्थापित करने के लिए उद्देश्य से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की, जो 1942 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ है आप ये बात जान ले। ठीक है, मार्च 1942 में इन्होंने जब क्रिप्स मिशन लाए तो इस क्रिप्स मिशन के कुछ प्रावधान थे। पहला प्रावधान था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, डोमिनियन राज्य बनाया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद ही एक संविधान नियंत्रित परिषद बनाएगी। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश सरकार भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी राजवाड़े के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उसके बाद ब्रिटिश भारत गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार ना करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा, यानी सभी प्रांतों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा, सब अपना अपने नियम कानून से चलो। ठीक है, लास्ट क्या प्रावधान रहा इसमें
कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों का प्रतिनिधित्व शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। यानी जो रक्षा मंत्रालय है वो सिर्फ गवर्नमेंट ब्रिटिश ही चलाएगी और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अपना लाभ दिख रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है, ठीक। उसके बाद अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पे। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। बोला आज के बाद आपका ब्रिटिश शासन इंडिया में नहीं चलेगा। मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया। ठीक। उसके बाद महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैग मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान कर दिया। ठीक है, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रेजेंट टाइम में करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। कहा या तो आप शासन ले लो या तो उन लोगों को निपटा दो। करो या मरो, या तो शासन के लिए आंदोलन करो या तो फिर उनके दबाव में मरो। करो या मरो का आह्वान कर दिया, नारा दे दिया। अब स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुण असफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। ये व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन के समय में यानी ग्रैंड होल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुण असफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के जो दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है, भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपना ध्वज भारतीय फहराया था। भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियन यूसुफ मेहरली द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर में भी काम किया था। ठीक है, मेहरली ने साइमन गो बैंक का नारा भी गढ़ा था। ठीक है, साइमन गो जो साइमन कमीशन आया था, साइमन जाओ भारत छोड़ो का नारा भी गढ़ा था उन्होंने ही। क्रिप्स मिशन की विफलता, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण, ठीक है, ये आंदोलन भी चलाए गए। आंदोलन का तत्कालीन कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति, मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर ना पहुंच पाना ही इसका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। इस मिशन को स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में एक नए संविधान और स्वशासन के निमंत्रण में स्थापित पर्सन को हल करने के लिए भेजा गया था कि भारत में आप संविधान बनाने की मदद कीजिए। ठीक है, क्रिप्स मिशन के पीछे कारण दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की बढ़ती आक्रामकता, युद्ध में भारत की पूर्ण भागीदारी, ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की उत्कृष्टता, ब्रिटिश पर चीन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटिश के सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री वाशिंगटन चर्चिल द्वारा मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा गया कि भारत में आप जाइए, ठीक है, और वहाँ का शासन देखिए। पतन का क्या कारण? ये मिशन विफल हो गया क्योंकि इसमें भारत के पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेट को पेशकश की थी। यानी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, सिर्फ डोमिनियन स्टेट बनाना चाहते थे। नेताओं के साथ पूर्ण परामर्श के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में भागीदारी की, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का बिना शर्त समर्थन करने का भारत मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से ना समझ पाना, ठीक है, ब्रिटिश विरोध भावना का प्रसार, इसीलिए ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। ठीक है, इसलिए कई छोटे आंदोलन का केंद्रीकरण हुआ। भारतीय अखिल किसान सभा, फास्ट वर्ड ब्लॉग आदि जैसे कांग्रेस से संबंधित विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक तक चलाए जा रहे आंदोलन ने आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी। देश में कई स्थानों पर उग्रवादी विस्फोट हो रहे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ गए। आवश्यक वस्तुओं की कमी होने लगी थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था भी बिखर रही थी एक तरीके से। फांसीवादी के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय के सहयोग पाने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन के तत्काल प्रभाव को समाप्त करने की मांग की गई।
भारत में अंग्रेजों आने के बाद एक अंतरिम सरकार बनाने की मांग की गई। ये आंदोलन 3 चरणों में एक तरह से बटा, ठीक है। पहला चरण था शहरी विद्रोह, हड़ताल, बहिष्कार और धरने के रूप में चिन्हित, जिन्हें जल्दी से दबा दिया गया था, ठीक है। पूरे देश में हड़ताल तथा प्रदर्शन हुए, श्रमिकों को कारखानों में काम ना करने का बर्दाश्त कर दिया कि भाई अंग्रेज छोड़ दो अब हमें। गांधी जी के पुणे के आंगा खान पैलेस में कैद कर लिया गया था और लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। आंदोलन के दूसरे चरण जब होता है, ध्यान ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित किया गया, जिसमें एक प्रमुख किसान विद्रोह देखा गया, जिसमें संचार प्रणालियों को बाधित करना मुख्य उद्देश्य था, जैसे कि रेलवे ट्रैक, स्टेशन, टेलीग्राफ तार, पोल, सरकारी भवनों पर हमले और औपनिवेशिक सत्ता का कोई अन्य दृश्य प्रतीक, ठीक है ना, इन सब पे प्रतिबंध करने लग गए, ताकि अंग्रेज दूसरे सैनिकों को संदेश ना भेज सके अपने, ठीक है। इसकी वजह से इन सब पे कब्जा कर लिया गया। अंतिम चरण में इसमें तक क्या था कि इस इलाकों में यानी बलिया, तमलुक, सतरा आदि में राष्ट्र सरकारों या समांतर सरकारों का गठन किया गया, इसलिए ये सारे आंदोलन थे, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। अब आता है निष्कर्ष। इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन पूछता है तो इंट्रोडक्शन वही रहेगा और निष्कर्ष एक रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन ही बदलेगा, ठीक। निष्कर्ष के रूप में आप लिखोगे, महात्मा गांधी वास्तव में इन सभी आंदोलन में जनता के नेता के रूप में उभरे, एक, ठीक है, जनवादी आंदोलन क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे, ठीक है। राष्ट्रीय इतनी विविध आबादी को प्रेरित करने और साथ ले जाने की क्षमता चुनौतीपूर्ण था। नेताओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के बीच महात्मा गांधी एक नेता के रूप में बदलकर, जिन्होंने सत्याग्रही की नीति और अहिंसा के आदर्श को ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने उनके व्यक्तित्व और शिक्षा ने भारत में समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया, देश में स्वतंत्रता दिलाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने कई आंदोलन चलाए, किसी को कर से मुक्त किया, नील खेती से मुक्त किया, मजदूरों को रखा, भारत में अंग्रेजों के शासन को समाप्त किया, लोगों के दुख दर्द को रखा इत्यादि में महात्मा गांधी पे आप लिख सकते हैं